दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1857 से लेकर 1947 तक। जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम सभी चीजें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। उस टाइम पर इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे जब द रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया था। कौन थे वो थे ह्यूस्टन एंड बोग। कब किया था? ऑन मार्च 29 1857 एट बैरकपुर। और ये म्यूटिनी कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857। मंगल पांडे ने पहले ही उनको गोली मार दी थी। मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था ऑन 10 मई 1857। अब इसके कुछ मेन सेंटर्स थे, जो 6 सेंटर्स थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दिल्ली में एक सेंटर था, वहां से लीड कर रहे थे बहादुर शाह सेकंड, और जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे वो थे जॉन निकोलसन। कानपुर में लीड कर रहे थे नाना साहिब एंड तात्या टोपे, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे कोलिन कैंपबेल। लखनऊ से लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे कोलिन कैंपबेल। ये दोनों जगह का देख रहे थे, कानपुर एंड लखनऊ का। झांसी से लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे ह्यूज रोज। इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वहां से लीड कर रहे थे लियाकत अली, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे विलियम टायलर एंड विंसेंट एरे। राइट। 1857 के रिवोल्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। वो हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। ये बुक लिखी है कार्ल मार्क्स ने, जिनको फादर ऑफ कम्युनिज्म भी बोला जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी है वीर दामोदर सावरकर ने। ये दोनों बुक्स 1857 के रिवोल्ट के ऊपर लिखी गई हैं। अब दोस्तों देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। इसको फाउंड किया गया था 1885 में बाय एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? ये ब्रिटिश सिविल सर्विस में एक ऑफिसर थे, जैसे आईएएस होती है, पहले आईसीएस ऑफिसर थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे के अंदर है। उस टाइम इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, और उसी टाइम बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत भी हुई थी 1905 में। ऑन अगस्त 7 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स इन कैलकाटा सेशन। मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था 1906 में, बंगाल पार्टीशन के 1 साल बाद। इसको फाउंड किया था नवाब सलीमुल्लाह ने। और कहां पर किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही इसको इंडिया में ना ही मॉडर्न पाकिस्तान में, इसको फाउंड किया गया था ढाका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906, मतलब जिस साल मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेरोजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टेड स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज लाइक दैट ऑफ यूके। जिस तरह का यूके में स्वराज है, उस तरह का स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में भी होना चाहिए। ये इन्होंने अडोप्ट किया था, किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेरोजी। सूरत स्प्लिट 1907, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सूरत स्प्लिट में कांग्रेस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, पहले एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो लड़ाई कर कर आजादी लेना चाहते थे, मॉडरेट मतलब जो बातचीत कर कर आजादी लेना चाहते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट में थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और मॉडरेट्स में जो भी लोग थे वो अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को ही बोला जाता है महात्मा गांधी का गुरु। राइट। इसके अलावा दोस्तों एक एक्सट्रीमिस्ट फेज आया 1905 से लेकर 17 तक। इसके कुछ मेन लीडर्स थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरे थे लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे, और थर्ड थे बिपिन चंद्र पाल, और फोर्थ थे श्री अरबिंदो घोष। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की थी, पहला केसरी और दूसरा मराठा। और गणपति फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में आजकल सेलिब्रेट करते हैं, और जो शिवाजी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, वो भी इन्होंने ही शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी 1916 में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लाला लाजपत राय, इन्होंने नेशनल स्कूल फाउंड किया था इन लाहौर इन 1920, और इन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। और इनसे इंस्पायर हुए थे कौन? भगत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, उसका नाम है न्यू इंडिया, और इन्होंने वंदे मातरम को भी फाउंड किया था। श्री अरबिंदो घोष, इन्होंने आईसीएस एग्जाम पास किया था विद रिकॉर्ड मार्क्स इन लैटिन एंड ग्रीक, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी, उसका नाम है जुगंतर, और इनको लेकिन जेल में भेज दिया था मनिकतला कोलकाता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंडर।
मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। इसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था लॉर्ड मिंटो ने। मोर्ले मिंटो मतलब डिवाइड कर दिया था हिंदू एंड मुस्लिम्स के इलेक्टोरेट को, राइट। होम रूल मूवमेंट 1915-1916, बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग एट पुणे ऑन 28 अप्रैल 1916। एनी बेसेंट कहां से इंस्पायर हुई थी? आयरिश रिबेलियन से। स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इन सितंबर 1916, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, राइट। लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट को कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोला जाता है 1916 का। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का पैक्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट कर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ पैक्ट में, यही साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट के अंदर। मोन्टेगू डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917, तो मोन्टेगू डिक्लेरेशन में इन्होंने इंडिया को बोला था कि वो धीरे धीरे इंडिया की गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर कर देंगे। द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल, राइट। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन लखनऊ पैक्ट। रोलेट एक्ट 1919, उस टाइम वायसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका काम था टू कर्ब सेडिशियस एक्टिविटीज, जो भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्टिविटीज थी उनको रोकना, यह काम था रोलेट एक्ट का। तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था 1919 में। और उसी के थोड़े दिन बाद अप्रैल 13, 1990 जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। किस लिए हो जाता है? जब गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की तो उसमें पंजाब की तरफ से दो मेन लीडर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिश को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था 10 अप्रैल 1919 में। तो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। वहां पर जनरल रेगनेड एडवर्ड हैरी डायर, उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मर गए थे। और उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकलो डायर। तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए मारा था माइकलो डायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, ना कि हैरी डायर को। वो तो गोली चलाने के बाद ब्रिटेन भाग गया था, याद रखना ये। खिलाफत मूवमेंट 1920, ब्रिटिशर्स थ्रेटेंड खलीफा इन टर्की। जो मुस्लिम्स का खलीफा होता है, ब्रिटिशर्स ने उसको डरा दिया था और उसकी पावर को कम कर दिया था, इसीलिए मुस्लिम्स अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो गांधी जी ने बोला कि आप भी अगेंस्ट हो ब्रिटिशर्स के और हम भी अगेंस्ट है, तो एक साथ हो जाओ। तो दोनों एक साथ हो गए थे और इसकी शुरुआत की थी अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लॉन्च किए थे, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22, इसका मतलब है कि अब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे इंडियंस। स्वराज द अल्टीमेट गोल इन कैलकाता सेशन इन 1920, ये कांग्रेस ने पास किया था। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसके अंदर क्या क्या डिसीजन लिए थे लोगों ने? पहला, सरेंडर ऑफ टाइटल, जिसको जो भी ऑनररी टाइटल मिला है या अवार्ड मिला है उसको सरेंडर कर देंगे, वापस दे देंगे। रिफ्यूजल टू अटेंड ऑफिशियल फंक्शन, जो भी ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल फंक्शन है उसमें नहीं जाएगा कोई भी। और रिफ्यूजल टू ऑफर सर्विसेज, और उनकी सर्विस नहीं करेंगे, जो भी वो जॉब प्रोवाइड करेंगे वो जॉब भी नहीं करेंगे। ये काम किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, राइट। लेकिन बाद में गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था? क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पुलिस चौकियों में आग लगा दी थी गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ऑन February 5, 1922। तो इस बात से मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए थे कि गांधी जी ने वापस कैसे ले लिया मूवमेंट, ब्रिटिशर्स भाग जाते, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो गया था इंडिया के अंदर। तो मोतीलाल नेहरू ने शुरुआत की स्वराज पार्टी की 1923। स्वराज पार्टी को फाउंड किया था मोतीलाल नेहरू, CR दास एंड NC केलकर, ड्यू टू विड्रॉल ऑफ नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, इसीलिए नाराज होकर शुरुआत की थी। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स की तरफ से आता है साइमन कमीशन। ये इंड्यूस किया था स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी के एक्टिविटीज से इंड्यूस होकर आया था साइमन कमीशन। तो ये रिव्यू करने आए थे दी वर्किंग ऑफ डायरकी सिस्टम। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर ने डायरकी सिस्टम इंप्लीमेंट किया था उसकी वर्किंग को ये देखने आए थे। लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया इसके अगेंस्ट, बोला साइमन गो बैक। और इसी प्रोटेस्ट के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वो घायल हो गए थे काफ़ी बुरी तरह से लाठीचार्ज की वजह से, और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी चीज़ से इंस्पायर हुए थे भगत सिंह। इसके बाद दोस्तों नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928, ये बनाई थी मोतीलाल नेहरू एंड बहादुर सप्रू ने। इसका काम क्या था? इसका काम था टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर ड्राफ्टिंग इट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स देखना उसको ड्राफ्ट करने से पहले। तो इस पर जिन्ना नहीं माने थे। जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट्स की एक डिमांड रखी थी 1929 में। नेहरू कमेटी को वो उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने अपनी अलग से डिमांड रखी थी मुस्लिम्स के लिए। सो जिन्ना डिडंट एक्सेप्ट नेहरू कमेटी रिपोर्ट एंड डिमांडेड 14 पॉइंट्स। इसके बाद दोस्तों लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने इसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया था और डिमांड किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, डांडी मार्च, सोल्ट सत्याग्रह 1930।
इसका काम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूरी आज़ादी। इसकी कहाँ से कहाँ तक शुरुआत हुई थी? ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से टू दांडी। कितने लोगों के साथ? ये 78 फॉलोअर्स ने शुरू किया था गांधी जी के, और टोटल इसका डिस्टेंस था 24 माइल्स, और ये कवर किया था 24 डेज में गांधी जी ने, राइट। और लास्ट में सोल्ट लॉ ब्रेक किया था, जो ब्रिटिशर्स का लॉ था कि जो यहाँ के लोग हैं वो सोल्ट नहीं बना सकते हैं, वो गांधी जी ने ब्रोक किया था। और इसी के साथ शुरू किया था उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब अब ब्रिटिशर्स को डिसओबे करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। शुरुआत की थी सोल्ट लॉ ब्रेक कर कर गांधी जी ने। इसके अलावा दोस्तों द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, उसमें इंडिया की इंडिपेंडेंस ही डिस्कस होनी थी। तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज कहाँ हुई थी? लंदन के अंदर, और तीनों की तीनों अटेंड की थी सिर्फ एक ही ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो पहली वाली तो बॉयकॉट कर दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि सभी को जेल में बंद कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, उनको मनाते हैं कि आप आ जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड वाली में तो आ जाओ। इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, March 5, 1931। तो इन दोनों में बात हो गई थी, ठीक है मान जाएंगे, जो भी इश्यूज थे रिजोल्व हो गए थे। तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने अटेंड की थी सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस इन 1931, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी मान गए थे और इनको जेल से भी छोड़ दिया गया था। हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड विलिंगटन, गांधी जी अटेंडेड ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा दोस्तों फिर जैसे ही गांधी आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और द कम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर। इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड भी 1932 में। तो इसका काम था जो इंडिया में हिंदूज हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, इन सबको डिवाइड करना, और जो हिंदूज हैं उनके अंदर भी डिवाइड करना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब डिप्रेस क्लासेस अलग और अपर क्लासेस अलग। तो इस पर गांधी जी काफ़ी नाराज हो गए और वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो इसीलिए फिर पूना पैक्ट साइन करते हैं गांधी जी और अंबेडकर। तो अंबेडकर बोलते हैं कि हम हिंदू से अलग नहीं होंगे, गांधी जी भी मानते हैं, फिर दोनों बोलते हैं कि हम मिलकर रहेंगे और जो भी कमीज़ है उनको दूर करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस वाज अबंडेंट। डॉक्टर अंबेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ हरिजन साइंड द पैक्ट विद गांधी जी, राइट। फिर होती है दोस्तों दी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी तो नाराज हो गए थे, सब नाराज हो गए थे फिर से, तो इसमें भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई भी इसमें गया नहीं और कुछ भी फायदा नहीं हुआ, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर तीन मेन चीज़ें थी। पहली, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो भी प्रोविंसेस थी इंडिया की उनको ऑटोनॉमी मिल गई। अबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेस के अंदर डायरकी सिस्टम था डुअल गवर्नमेंट का, वो अबोलिश कर दिया। मेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट द सेंटर, जो भी मिनिस्टर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, लेजिस्लेटिव और फेडरेशन सेंटर में जो थी उसके प्रति वो उत्तरदायी थे, राइट। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में इलेक्शंस लड़ लिए थे इसी से। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिया था, इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, राइट। 28th पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। इकबाल ने सजेस्ट किया कि यूनियन ऑफ द फ्रंटियर प्रोविंस, जो पख्तूनिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है आजकल, उस जगह पर है, बलूचिस्तान जो भी पाकिस्तान के अंदर है करंटली, सिंध जो पाकिस्तान के अंदर है करंटली, एंड कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है करंटली, एज मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन। तो इकबाल ने यह सजेस्ट किया था कि इनको आप मुस्लिम स्टेट बना दो फेडरेशन के अंदर ही। मुस्लिम मेजोरिटी थी क्योंकि यहाँ पर। चौधरी रहमत अली ने टर्म इन्वेंट की थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बना पाकिस्तान। और इसके अलावा दोस्तों लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो हुआ था, मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन था 1940 का, इसी के अंदर पास किया गया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अगस्त ऑफर या फिर लिंग लिथगो ऑफर 1940, इसका काम था डोमिनियन स्टेटस देना इंडिया को, मतलब कि मेन पावर, नाम की पावर तो रहेगी ब्रिटिशर्स के पास, जैसे प्रेसिडेंट होता है तो वहाँ की क्वीन रहेंगी इंडिया की एक तरह से प्रेसिडेंट, लेकिन इंडिया को फुल ऑटोनॉमी मिल जाएगी, इंडिया अपनी गवर्नमेंट चला सकता है, इंडिया के लोग चला सकते हैं, वो होता है डोमिनियन स्टेटस, राइट। तो अगस्त ऑफर का गोल था टू स्टैब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला हमें तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, राइट। और इसके अलावा दोस्तों इंडिविजुअल सत्याग्रह चला था 1941 में, इसमें विनोबा भावे को अरेस्ट किया था, ये फर्स्ट सत्याग्रही थे जिनको इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए अरेस्ट किया गया था। द क्रिप्स मिशन 1942, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वो सेंट टू रिजोल्व द इंडियन इशूज, जो भी इंडिया के इशूज थे उसको रिजोल्व करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था, उसी को हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स ने भी प्रपोज किया था डोमिनियन स्टेटस इंडिया को, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ऑन अगस्त 8, 1942 इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया इन इट्स मीटिंग एट गोवलिया टैंक बॉम्बे। गांधी जी ने बोल दिया था इसके बाद कि करो या मरो, डू और डाई। पैरेलल गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश कर दी गई थी इसके बाद, क्योंकि इसमें भगा ही रहे थे अंग्रेजों को, भागो क्विट इंडिया भारत छोड़ो, राइट। तो 4 जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट्स स्टेब्लिश कर दी थी। एक थी बलिया जो यूपी के अंदर है, सेकंड थी तमुलक जो बंगाल के अंदर है, थर्ड थी सतारा जो महाराष्ट्र के अंदर है, और फोर्थ थी तलचर जो उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी थी, मतलब ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर उनकी अपनी गवर्नमेंट चल गई थी, राइट। इसके अलावा दोस्तों सीआर फॉर्मूला आया था 1944 में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने प्रपोज किया था टू अपॉइंट कमीशन टू
डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वे मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। इन्होंने बोला था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में उनको डिमार्क कर दो, उनको बता दो ये हैं, और वहाँ पर लोगों से वोट करा दो, प्लेबिसाइड करा दो, जिसको वो चाहें उसको चूज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। सो वेवेल ने प्रपोज किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल गिविंग अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन टू द मेन कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम के लिए बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देने का इन्होंने प्रपोज किया था। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडिया के 22 प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको जेल से निकालकर शिमला में कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, जहाँ पर ये बातचीत हुई थी, वेवेल प्लान डिस्कस किया गया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, क्योंकि शिमला के अंदर ही डिस्कस किया गया था, राइट। आईएनए ट्रायल 1945, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल 1945, इसके मेन लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते होंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ था ट्रायल के अंदर, पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्ला, इनका ट्रायल किया गया था रेड फोर्ट पर इन नवंबर 1945। इसके चीफ डिफेंस लॉयर थे जो इनकी साइड थे, जो इनको बचा रहे थे, वो थे भूला भाई देसाई, और कुछ अदर लॉयर थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसमें ब्रिटिश पीएम लॉर्ड एटली जो थे उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसके अंदर कौन कौन थे, उसके अंदर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी एलेक्जेंडर। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया के अंदर उनके ये रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे और बात की थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की इंडिया के अंदर, राइट। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी गई थी इंडिया में, जिसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था लेकिन। और फिर बन जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको फिर से ज्वाइन नहीं किया। फिर आता है माउंट बैटन प्लान, इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया था, तो इनका मेन गोल था डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। इन्होंने पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया था। तो जब इन्होंने डिवाइड कर दिया था तो एटली ने जो अनाउंसमेंट की थी कि वो इंडिया से चले जाएंगे ऑन जून 30 1948, 47 नहीं 48, वो फिर रिप्लेस हो गई थी इस नए प्लान से। फिर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है 1947 में, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है। इसके अंदर सब कुछ लिखा था किस तरह से पार्टीशन होगा और किस तरह से पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर होगी इंडियन एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो नई नई बनी है, राइट।